Okay, what's up, legend? I'm really sorry. Actually, इशू ये हो गया कि बहुत सारा काम इंस्टीट्यूट का, क्योंकि एक ब्रांच एक्सपेंशन था तो उसमें बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट हो गई, मौका नहीं मिल पा रहा था और कि मैं आप लोगों से इस चीज़ को फाइनल कर दूं। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस पर्टिकुलर इशू। लेकिन कोशिश की है, काम अभी ऐसा ख़त्म नहीं हुआ है, बट दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने को जो मैंने वादे किए हैं कि आपका जो इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट और कोशिश करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि PT 365 का है वो मैं कंप्लीट करवाऊँ। और जिसमें इकोनॉमिक्स हो चुकी है, अपडेटेड मटेरियल फर्स्ट का इकोनॉमिक्स हो चुकी है। एनवायरनमेंट का आज ये लास्ट लेक्चर होगा। अब जब नेक्स्ट हम बात करेंगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वो चीज़ हम करने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। इट मे बी मैं आप लोग से चाहूँगा कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिकोडिंग चाहते हो 2013 से लेकर 2022 तक का, या अपडेटेड मटेरियल का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कंटेंट, जो भी आप बताओगे मैं उसके ऊपर वही चीज़ें अपडेट कर दूँगा। और मैं कोशिश करूँगा और इंशाल्लाह ऐसा रहेगा भी कि मैं डेली बेसिस पे आप एक वीडियोस GS के रिस्पेक्ट में आएगी, प्लस साथ ही साथ आपकी CSAT की सीरीज़ तो चली रही है तो वो तो चलती रहेगी। फिलहाल विदाउट डिले स्टार्ट करता हूँ, और एक बार और सॉरी आप लोगों से कि थोड़ा सा लेट हो गया है, बट ये चीज़ें आगे कंटिन्यू अच्छे तरीके से रहेंगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अगेन देखिए, ज़्यादा समय अननेसेसरी वे में वेस्ट करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। अब ये क्या है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आप लोगों को खाली क्या याद रख लेना है कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट का जो प्रोसेस था, ये क्यों न्यूज़ में है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें जनरली होता क्या है कि एक लेक है, समझ लीजिए कि जैसे जो माउंटेनियस एरिया होता है वहाँ पर अगर पानी जमा हो जाता है तो इसके जो आजू बाजू का जो रीजन होता है ये बड़ा लूज़ है। और कभी भी ये जो लूज़ मटेरियल जो कि आपको दिख रहा होगा लेके चारों तरफ, जो मैंने पिंक कलर से किया, पर्पल कलर से किया है, अगर ये लूज़ मटेरियल किसी भी वजह से हटता है तो ये सारा पानी निकल के नीचे की तरफ आता है और इसकी वजह से बहुत डिवास्टेटिंग प्रॉब्लम हो जा सकती है। जैसे आप लोगों ने केदारनाथ का प्रोसेस सुना होगा, केदारनाथ में जो आई हुई ट्रांसिटी थी वो इसी की वजह से हो रही थी। तो ये इसी की वजह से होते हैं। अब इसमें बहुत स्पेसिफिकली कुछ ज़्यादा खास नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन आपको किया जाए, तो इसको आप देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर आपको दिक्कत आ रही होगी तो एक बार मुझे मैसेज कर दीजिएगा या कर दीजिएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसमें। लेकिन इससे ज़्यादा इसमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं, क्या क्या चीज़ें हुई। हाँ, अब ये चीज़ है अगेन नेक्स्ट टॉपिक जो है एंटोलियन प्लेट। अब ये एंटोलियन प्लेट अगेन इसमें जो दिया हुआ है वो भी नहीं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बस उतना आपको ध्यान में रखना है। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि बहुत डिवास्टेटिंग ये आया था। अब डिवास्टेटिंग जो आपका अर्थक्वेक आया था जो कि टर्की में था, वहाँ पे कौन सी प्लेट रिस्पॉन्सिबल थी? एंटोलियन प्लेट रिस्पॉन्सिबल थी। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, अगेन यहाँ पर भी इससे कुछ ज़्यादा नहीं लेना है, बस कंटेक्स्ट ध्यान में रख लिया हमने कि 3800 लगभग डेथ हो गई थी तुर्की में। यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है, प्लेट्स का जो कॉन्सेप्ट है, या मैं ऐसे बोलूँ प्लेट टेक्टोनिक्स को अच्छे से रिवाइज करिएगा। अब प्लेट टेक्टोनिक्स की क्या अभी रिपोर्ट है, उसके बाद साथ ही साथ जो प्लेट्स होती हैं वो प्लेट्स का तरीका क्या होता है, मेजर प्लेट कौन सी होती है या माइनर प्लेट कौन सी होती है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ध्यान रखिएगा, ये जो अभी आया है ये कौन सी प्लेट में आया है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये मेजर प्लेट में आपका ये इशू हुआ था या माइनर प्लेट में। अब ये देखने वाली बात होगी कहाँ पर हुआ था, ये आप लोग को बताना है कि मेजर में था या माइनर वाले में था। दूसरी चीज़, अब जो ये प्लेट है, अब ये जो रीजन है इसकी मैं थोड़ी सी जो स्ट्रेंथ, एक मिनट वेट अ मिनट, फिलहाल तो ये जो प्लेट है यहाँ पे आपको क्या देखना है कि ये आया था टर्की में। बहुत ध्यान से देखिए, जो बातें बोल रहा हूँ ये आपको करनी ही करनी है। टर्की पड़ता है मेडिटेरियन के एडजेसेंट में, मेडिटेरियन सी के एडजेसेंट में पड़ता है। और आपको पता ही है कि जो मेडिटेरियन सी या ब्लैक सी या आपका जो स्वेस कैनाल है, इसके आजू बाजू का रीजन है वो UPSC का बहुत चाहीता रीजन है, UPSC का बहुत ही ज़्यादा चाहीता है। तो आपको कुछ करना नहीं है, एटलस उठाइएगा। यहाँ पर इससे ज़्यादा आपके क्या काम रहेगा, एटलस उठाइएगा और एटलस लेने के बाद मेडिटेरियन सी के ऊपर वाली कंट्री, नीचे वाली कंट्री, उसके बाद ब्लैक सी, रेड सी, कैस्पियन सी, ये जितने भी सी हैं जो मेजर उनके आजू बाजू में कौन कौन से कंट्रीज़ पा रही हैं। उसके बाद स्वेस कैनाल, उसके बाद जो आपका इजराइल फ़लस्तीन वाला जो इशू है, मतलब कि जो आपका
वेस्ट एशिया वाला और जो यूरोप से जुड़ा हुआ हिस्सा है उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से एटलस में जाके देखना है और कोशिश करनी है कि एक सी दूसरे सी से कैसे जुड़ा हुआ है, सी ऑफ अजोव कहाँ पर है, साइप्रस कहाँ पे पड़ता है, कौन सा ऐसा आइल जो पूरे तरीके से मेडिटेरियन सी में पाया जाता है। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आपको एटलस में जाके इसके बारे में छोटे छोटे से पॉइंट को ध्यान में रखना है और इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। कभी कोई कंट्री दे देगा, बोल देगा नॉर्थ से साउथ को लगाओ, इसी तरीके से कुछ भी पूछ सकता है, कह देगा कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ कंट्री को बैठाओ, किस रीजन में कौन सी कंट्री किसके साथ बॉर्डर को शेयर करती है, इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो बी कॉन्शियस, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं करना है। हाँ, एक चीज़ और भी है जो यहाँ पर थोड़ी सी दी गई है, वो है अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक से जुड़ी हुई कुछ बातें होती है, जैसे क्या नाम है आपका, शेडो जोन होता है। शेडो जोन का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। शेडो जोन का कॉन्सेप्ट होता है, मर्केली स्केल, रैपिड स्केल, ये सब जो चीज़ें होती है इसके बारे में आपको ज़रूर ध्यान में रख लेना। तो इस टॉपिक से हमें क्या काम करना है कि हमें स्टैटिक के ऊपर ज़्यादा कवर करना है और स्पेसिफिकली जो टर्की वाली रीजन है वहाँ पर हमको ज़्यादा चीज़ें कवर अप करनी है। बाकी चीज़ों को हम देख लेंगे। अगेन बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। ये न्यूज़ अच्छी है। फायर AID प्रोजेक्ट, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यह हाईलाइट किया है कि जो उसका फायर एड इनिशिएटिव है वाज हेल्पफुल इन मैनेजिंग वाइल्ड लाइफ सेवरल रीजन ऑफ टर्की। कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अब ये ध्यान रखना कि फायर एड जो प्रोजेक्ट किसका है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। उसने ये हाईलाइट किया है कि उसका जो ये प्रोग्राम है फायर एड प्रोजेक्ट, उसने टर्की की जो बहुत सारी वाइल्ड फायर थी, मतलब कि जंगलों में लगने वाली आग थी, उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। अब ये हो क्या रहा है, ध्यान से रखिएगा, कुछ नहीं, ये जनवरी 2020 में लॉन्च किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक प्रोग्राम है जिसमें क्या होता है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए बेटर प्रिडिक्शन कर पाते हैं कि वाइल्ड फायर के बारे में, कि जंगल में जो आग लगने वाली है उसके बारे में बेहतर प्रिडिक्शन हम कर पाते हैं। किसकी वजह से? इस टूल की वजह से, ताकि उसके बाद अगर प्रिडिक्शन हो जाएगी तब हम रिसोर्सेज को अवेलेबल करा के कहीं ना कहीं वाइल्ड फायर को रोक सकते हैं। उसके बाद साइक्लोन फ्रेडी अगेन, साइक्लोन फ्रेडी पर इतना ध्यान में रखिए किस तरीके का साइक्लोन था, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन था। अब देखिए यहाँ पर भी एक होमवर्क है, स्टैटिक ही है सारा खेल इसमें। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, साइक्लोन दो तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रॉपिकल और दूसरा होता है टेम्परेट साइक्लोन। कुछ खास बातें ट्रॉपिकल साइक्लोन की, कुछ खास बातें टेम्परेट साइक्लोन की। जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलता है और जो आपका टेम्परेट साइक्लोन होता है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चल रहा होता है। इसी तरीके से जो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, इसको बनने के लिए वाटर की ज़रूरत ज़रूरी है, टेम्परेट साइक्लोन में वाटर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर टेम्परेचर और लो प्रेशर के बनने की वजह से होता है, यहाँ पर फ्रंट के बनने की वजह से कहीं ना कहीं चीज़ होती है। फ्रंटोजेनेसिस मैकेनिज्म के ज़रिए से टेम्परेट साइक्लोन बनता है। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आई होप कि आप लोगों ने इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, तो मैं बस बोल रहा हूँ कि एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। साइक्लोन फ्रेडी को मत रटने बैठिए कहाँ पे आया था, ठीक है। बस एक बार देख लिया, मेडागास्कर और मोजाम्बिक में है, मोर देन सफिशिएंट। फोकस कहाँ पे करना है कि साइक्लोन कितने तरीके के होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या डिफरेंस हो और टेम्परेट साइक्लोन में क्या डिफरेंस हो रहा था, इसको आपने पढ़ा होगा, बस एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है समुद्रयान, ज्योग्राफी के टॉपिक, ठीक है। समुद्रयान मिशन, जैसे गगनयान है, चंद्रयान है। चंद्रयान मिशन हमने कहाँ के लिए भेजा था? ऑब्वियस सी बात है, मून के लिए। गगनयान मिशन का है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसी तरीके से समुद्रयान मिशन भी है। समुद्रयान मिशन का मेन मतलब है कि जो ओशियन है, या ऐसे बोलूँ ओशियन बोल दूँ, या मैं ऐसे बोल दूँ कि जो ब्लू इकोनॉमी है, उसको कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भुनाने के लिए इसके बारे में शुरुआत की गई है। क्या हुआ है न्यूज़ में देख लेते हैं। ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ध्यान रखिएगा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने रिसेंटली एक डिटेल शेयर की है समुद्रयान मिशन के बारे में। अब इसमें है क्या, सबसे पहला क्या है कि समुद्रयान मिशन इज एम टू डेवलप अ सेल्फ प्रोपेल्ड मैड सबमर्सिबल मत्स्या 600 टू कैरी 3 ह्यूमन बीइंग्स टू वाटर डेप्थ 6000 मीटर फॉर डीप ओशन एक्सप्लोरेशन। इसका मतलब यह है कि ओशियन में लगभग 6000 मीटर की गहराई में जाकर वहाँ का जो ओशन फ्लोर है इसको एक्सप्लोर करने का एक मैंड, मतलब कि उसमें आदमियों को भेजा जाएगा। कितने आदमियों को? 3 आदमियों को भेजा जाएगा
और मैड सबमर्सिबल मत्स्या 6000 उसका नाम दिया जा रहा है, जिसको भेजा जाएगा ताकि वो ओशन का जो रिलीफ है उसमें कहीं ना कहीं जाके उसको एक्सप्लोर कर सके। और मत्स्या को बनाया किसने है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। अब ध्यान रखिएगा, ऐसा आ सकता है कि मत्स्या 6000 रिसेंटली वॉज इन न्यूज विच इज रिलेटेड टू विच, तो आपको पता हो जाना चाहिए कहीं ना कहीं समुद्रयान मिशन से रिलेटेड है। अब और क्या इसमें खास बात है समुद्रयान मिशन की? इसमें एक खास बात ये हो रही कि 3 लोगों को वो लेकर 6000 की गहराई तक जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, देखिए कि इंडिया ज्वाइन कर लेगा इस मिशन के बाद एलीट क्लब को, जिसमें यूएसए, रशिया, जापान, फ्रांस और चाइना इसमें अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, 6000 मीटर तक हमको जाना है और बहुत सारे इसके अंदर मैकेनिज्म, ब्लू देखा मैंने क्या बोला, ब्लू इकोनॉमिक के ऊपर ये फोल कर रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ध्यान रखिएगा कि इसके साथ एक खास बात क्या है कि इट हैज़ एन एंड्योरेंस ऑफ 12 आवर ऑफ ऑपरेशनल पीरियड एंड 96 आवर्स इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी का केस हो जाता है तो 96 आवर्स तक वो सस्टेन कर सकता है। और ये जो पूरा समुद्रयान मिशन है ये डीप ओशन मिशन के अंतर्गत डेवलप किया गया है। ये जो पूरा मैकेनिज्म है ये डीप ओशन मिशन के अंतर्गत सेलेक्ट किया गया। अब ये डीप ओशन मिशन क्या है? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ब्लू इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए। डीप ओशन मिशन क्या है? देखिए, यूनियन कैबिनेट ने 2021 में लगभग 4077 करोड़ के लिए 5 साल के लिए एक डीप ओशन मिशन किया था। इसके अंदर है क्या कि डीप सी ओशन को एक्सप्लोर करना है, जैसे ये समुद्र का वो है और इसमें यहाँ की तलहटी के ऊपर क्या चीज़ें पाई जा रही हैं, इसके एक्सप्लोरेशन के लिए ये मिशन लाया गया था। कितने सालों के लिए? 5 ईयर्स के लिए लाया गया था, जिसमें लगभग 4077 करोड़ रुपए सैंक्शनड हैं। अब इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें, अब होता क्या है कि समुद्र में अगर आप नीचे डेप्थ में जाओगे तो इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि जो आपकी बॉडी का प्रेशर है और वो अंदर का जो प्रेशर है वो मैच नहीं कर पाएगा, और मैच नहीं कर पाएगा तो बहुत कुछ होएगा, पता नहीं कहाँ कहाँ से खून निकलेगा, है ना। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेक्नोलॉजी को डेवलप करना और लोगों को ट्रेन करना, ये सारी चीज़ें डीप ओशन मिशन में हो रही हैं। अब देखो डीप ओशन बोलते किसको है कि समुद्र की जो 200 मीटर की गहराई के बाद जितना भी हिस्सा होता है वो हमारा डीप सी में बोला जाता है। यूनाइटेड नेशन ने डिकेड ऑफ ओशन साइंस के ऊपर भी डेवलप किया है। ये सब बकवास की बात है, इसको इतना ध्यान में नहीं रखना है, बहुत सारी बातें। और ध्यान रखें इसमें जो चलाने की जिम्मेदारी है वो किसकी? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की है। अगेन पूरी लॉन्ग स्टोरी को मैं शॉर्ट कर दूं कि समुद्रयान मिशन की कुछ रिपोर्ट्स के बारे में पब्लिशिंग की गई थी। उसके तहत बोला गया है एक मत्स्या नाम का एक प्रोसेस है। समुद्रयान मिशन इज एम टू डेवलप अ समुद्रयान मिशन क्या कर रहा है कि एक सेल्फ प्रोपेल्ड मैड सबमर्सिबल, जिसको मत्स्या 6000 बोला जा रहा है, जिसके अंदर एक ऐसा सबमर्सिबल बनाया जा रहा है जो 3 लोगों को 6000 मीटर की गहराई तक लेके जा सके। अब इसको बनाने की जिम्मेदारी किसकी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई की हो रही है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। ये जितना भी हो रहा है ये डीप ओशन मिशन के अंतर्गत किया जा रहा है। ये डीप ओशन मिशन 2021 में लॉन्च किया गया था, 4077 करोड़ रुपए जो कि 5 सालों तक खर्चा करने थे। इसका मेन पर्पस क्या था कि जो डीप ओशन है उसमें एक्सप्लोर करना, ताकि वहाँ की जो नीचे का जो तलहटी है उससे हम लोग कितना बेनिफिट उठा सकते हैं उसको एक्सप्लोर करना है। डीप सी किसको बोला जाता है? 200 मीटर की गहराई के बाद वाले को डीप सी बोल दिया जाता है। बाकी ये पूरा का पूरा बकवास चीज़ें लिखी गई हैं, कोई ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक जो अगेन बॉक्स में कुछ बातें लिखी गई हैं जिसको हम लोग जानना ज़रूरी है। देखिए, इंटरनेशनल सीबेज अथॉरिटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एक्सचेंज PMN एक्सप्लोरेशन एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्ट। देखो सन 2002 में एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का इंटरनेशनल सीबेज अथॉरिटी के साथ कि 15 साल तक आप क्या करोगे, हमको इंडियन गवर्नमेंट को ये बोला गया कि आप 15 साल तक सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में आप 15 साल तक एक्सप्लोरेशन कर सकते हो। किसका? PMN का, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स का। अब ये PMN क्या है? PMN आप समझ लो जैसे टमाटर नहीं होते हैं, तो समझ लो कि समुद्र की तलहटी में टमाटर की तरह पड़े हुए कुछ ऐसे तत्व हैं या कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो पड़े हुए जिनको PMN बोला जाता है, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। और इसके अंतर्गत क्या क्या है? जैसे कॉपर, निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज, ये सब चीज़ें इसमें पाई जा रही हैं। इससे होगा क्या? बोला ये जाता है, एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी कि अगर जितना इंडिया को सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में
एक्सप्लोर करने के लिए जो जगह मिली है, अगर इंडिया उसको एक्सप्लोर कर लेता है तो इंडिया की 100 साल की एनर्जी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी, इतनी एनर्जी उसके अंदर है। तो इसका मतलब ये हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट उसके ऊपर बहुत स्पेसिफिकली काम करती है। तो हमें कॉन्ट्रैक्ट 2002 में मिला था 15 साल के लिए, लेकिन 2002 में मिला था 15 साल के, 2017 तक हुआ, फिर हमें 5 साल का एक्सटेंशन मिल गया, और फिर क्या हुआ है, फिर हमें 5 साल का एक्सटेंशन और मिल गया है। ठीक है, तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने एक पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के एक्सप्लोरेशन के लिए एक जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको एक्सचेंज किया है, जिसमें अब हमें 5 साल के लिए और एक्सटेंशन मिला हुआ है। इसकी स्टार्टिंग 2000 में हुई थी, 15 साल के लिए मिला था, फिर 5 साल का एक्सटेंशन मिला, और फिर हमें 5 साल का एक्सटेंशन मिल गया। पीएमएन क्या होते हैं, ये टमाटर की तरह उसके शेप में पाए जाने वाले निकिल, कोबाल्ट, मैग्नीज, इन सब के एलिमेंट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। और जनरली इन मटेरियल का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में किया जाता है, स्मार्टफोन में किया जाता है, बैटरीज, एनिमल, सोलर पैनल में भी इनका यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ो, देखो ग्लोबल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। अब इसको बहुत ध्यान से, बहुत सारी इसमें बातें लिखी गई हैं, बस जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। देखो अब होता क्या है, मान लो कि ये समंदर है, थोड़ा टेढ़ा हो गया समंदर, रुक जाता है यार स्टेशन। तो ये है समंदर की तलहटी और ये है समंदर का सरफेस। ठीक है, अब ये बताओ जनरली ऊपर का पानी क्या होगा, कैसा होगा, अगर इक्वेटर रीजन में गर्म पानी होगा, नीचे क्या होगा, बोला जाता है जैसे जैसे आप समुद्र में डेप्थ में जाते चले जाओगे वैसे वैसे कहीं ना कहीं कोल्ड वाटर बढ़ता चला जाता है। जनरली ये होता है, एक्सेप्शन एग्जिस्ट एवरीवेयर, वो एक अलग का मैटर है। नीचे का पानी होता है ठंडा, ऊपर का पानी होता है गर्म। तो अब ये इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब इसको जानने के बाद आप चीज़ें बहुत ईजीएस्ट वे में कर लोगे। अब इसी तरीके से एक रिपोर्ट पर, इतना जो मैंने आपको बताया उतना ध्यान रखो, उसके बाद हम लोग आर्टिकल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक नई स्टडी कंडक्ट हुई है जिसके तहत बताया गया है कि जो ग्लोबल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन है उसमें उसका अब जो मॉडर्न फॉर्म है वो नई स्टडी से पता चला है। किसका पता चला है, ग्लोबल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन का जो नया मॉडर्न फॉर्म है वो अब हमें नई स्टडीज़ के जरिए से पता चला है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैंने क्या बताया, अभी कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा, जो मैंने आपको बताया था ये वाला एग्जाम्पल है, बस इसको ध्यान में रखिएगा। अब बस देखिए क्या होता है, जीओसी क्या होता है। तो जब इक्वेटर वार्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ कोल्ड डीप वाटर, जब जैसे मान लो ये इक्वेटर है और ये पोल है, तो जब इक्वेटर की तरफ डीप वाटर, मतलब कि जो नीचे पानी होगा उसको हम लोग डीप वाटर बोलेंगे, जो ऊपर पानी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस वाटर। तो जब इक्वेटर की तरफ आपका डीप वाटर, मतलब कि समुद्र की तलहटी का जो ठंडा वाला पानी है, कोल्ड डीप वाटर इक्वेटर की तरफ चलता है, और इसी के साथ जब सरफेस के ऊपर जब हमारा पोल की तरफ गर्म पानी, वार्म नियर सरफेस वाटर, जब पोल की तरफ जाने लगता है तो उसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, वो होता है ग्लोबल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। इट मीन्स, इसको एक बार ऐसे देखने की कोशिश करना, जैसे मान लो ये है इक्वेटर, बहुत ध्यान से देखना। तो मान लो कि अभी अंदर का पानी नीचे इक्वेटर की तरफ आ रहा है, तो नीचे इक्वेटर की तरफ आ रहा है तो ठंडा पानी है, और जब ऊपर की तरफ आएगा सरफेस की तरफ, जब वो ऊपर से पोल की तरफ जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, वार्म वाटर। तो जब नीचे से तलहटी से पानी इक्वेटर की तरफ आता है तो जो कोल्ड पानी होता है, और उसके बाद जब सरफेस लेयर से ऊपर पोल की तरफ पानी जा रहा होता है तो एक ये सर्कुलेशन क्रिएट करता है। अनफॉर्चुनेटली इसमें इमेज नहीं दी गई है, अगर होती तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता। अगर आपको कुछ दिखने में या समझने में दिक्कत आ रही होगी तो आप लोग एक काम करिएगा, एक इमेज में बता दे रहा हूँ, एमॉक सर्च करिएगा, एमॉक, वहाँ से आपको चीज़ें पता चल जाएगी। इमेज देख लीजिएगा, वो समझ में आ जाएगा जो मैं कह रहा हूँ। तो क्या होता है कि जब इक्वेटर की तरफ ठंडा पानी नीचे वाल सरफेस पे आता है, पोल से सरफेस इक्वेटर की तरफ आता है, और जब इक्वेटर से पोल की तरफ सरफेस का गर्म पानी ऊपर जाता है तो एक ये सर्कुलेशन को मेंटेन करता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन बोलते हैं। अभी देखो नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी हो रहा है, मतलब नॉर्थ साइड में, तो ये नीचे भी तो हो रहा होगा, ऐसे भी तो हो रहा होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ वाला। अब देखो नॉर्थ में भी 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट मिलके बनते हैं, 2 पार्ट नॉर्थ में होते हैं, इधर वाले भी 2 पार्ट हो रहे थे। अब ये कौन कौन से पार्ट है देख लो। जीओसी के 2 पार्ट हैं,
2 कनेक्टेड ओवरटर्निंग सेल होते हैं। अपर सेल जो होता है उसको NADW और रिटर्निंग वाला अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन बोलते हैं। तो नॉर्थ वाले के NADW, अगेन इसके लिए पूरी वो पिक्टोरियल चाहिए। अब मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, आई होप कि जितना मैंने बताया है उतना आपको ध्यान में रखना चाहिए। नहीं समझ में आएगा मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर इसके लिए एक इमेज के साथ आपको समझा दूंगा। अनफॉर्चुनेटली इसमें मैं नहीं कर पा रहा हूँ, माजरा चाहता हूँ उसके लिए। तो ऊपर वाल जो पूरा सर्कुलेशन हो रहा है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, NADW, दूसरा है MAMOC। एमॉक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। जो लोअर सेल होती है, मतलब कि सदर्न हेमिस्फीयर में जो होती है लोअर सेल होती है, उसके भी 2 नाम है, AABW और दूसरा है PDW। अब देखना अब हुआ क्या है, ये तो चीज़ें हो रही होंगी। अब हुआ क्या है, ध्यान से देखिएगा। जो न्यूज़ है, क्या स्टडी हुई थी, आपको पता है कि ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है आपका साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे बोलते थे जो पनामा कैनाल थी, देखना, स्टडीज हैव इंडिकेटेड दैट टेक्टोनिकली ड्रिवन चेंज इन ओशन गेटवे सच एज क्लोजर ऑफ सेंट्रल अमेरिकन सीवे। तो जो सेंट्रल अमेरिकन सीवे का जो क्लोजर था, जो कि मायोसीन पीरियड से कहीं ना कहीं जो हमसे थोड़ा डिटैच था, जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अफ्रीका को आपस में सेपरेट करता था, वो क्या हो गया नाउ, वो क्या बोल रहे थे कि उसका क्लोजर हो रहा है। तो सेंट्रल अमेरिकन सीवे, सेंट्रल अमेरिकन सीवे मतलब ये कि जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को आपस में सेपरेट कर रहा था, वो अब नई स्टडी के द्वारा पता चल रहा है कि वो क्लोजर उसका हो रहा है, बंद हो रहा है। तो जो चीज़ें यहाँ से निकल जाती थी, अब क्या हो रहा है कि उसको यहाँ पे जाने में प्रॉब्लम हो रही है। तो वो कुछ इस तरीके का सिस्टम बन रहा है। तो नई स्टडी में क्या पता चला है कि जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में जो आपका CAS सेंट्रल अमेरिकन सीवे था, जो कि एक दूसरे को नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को आपस में अलग कर रहा था, उसका क्लोजर हो रहा है, वो आपस में क्लोज हो रहा है, क्लोजर उसका हो रहा है। और इसकी वजह से जो हमारा GOC था उसके मैकेनिज्म में चेंजेस आ रहे हैं। इस क्लियर, बाकी इसमें कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। और एक फैक्ट बहुत ज़्यादा ध्यान में रख लीजिएगा, जो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओशन में किसी भी, इंडियन ओशन डज नॉट हैव एनी मेजर डीप वाटर फॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन। मतलब कि इंडियन ओशन में उसका खुद का कोई भी डीप वाटर फॉर्मेशन नहीं है। इट एक्ट्स ओनली ए होस्ट फॉर बोथ GOC कंपोनेंट। जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक नॉर्थ में एक साउथ में सर्कुलेशन चल रहा है, तो दोनों का कहीं ना कहीं होस्ट है, लेकिन वहाँ पर खुद का डीप ओशन वाटर फॉर्मेशन नहीं होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं एक बार इसको लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। रिकॉर्ड भी हो रहा है, हाँ, लॉन्ग स्टोरी को मैं शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। होता क्या है कि जब देखो, जैसे सपोज समुद्र है ये, तो समुद्र में जो नीचे का पानी होता है वो होता है ठंडा, ऊपर का पानी क्या होता है, वो होता है गर्म। तो जब नीचे का पानी ठंडा तो नीचे है, तो नीचे से जब पोल से वो इक्वेटर की तरफ चल रहा होगा, नीचे 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 नीचे, और साइमल्टेनियसली सरफेस के ऊपर जब इक्वेटर से पोल की तरफ कोई वाटर जा रहा होता है, तो नीचे भी चल रहा है ऊपर भी चल रहा है, तो एक ये साइकिल कंप्लीट होती है, एक ये सर्किल पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो ये सर्किल जो होता है नॉर्थ में भी होता है, साउथ में भी होता है। जब ये नॉर्थ में होता है तो उसके 2 पार्ट हो रहे होते हैं। 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं, NADW और AMOC। जब ये साउथ में हो रहा था तो भी इसके 2 पार्ट हो रहे होते हैं। कौन कौन से पार्ट हो रहे होते हैं, AABW और PDW। अगेन ये इन चारों के लिए अलग अलग स्पेसिफिक क्लास मुझे चाहिए, फिलहाल अभी उतना समय नहीं है। तो ग्लोबल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, जब नॉर्थ वाला साउथ वाला दोनों को मिला दोगे, जो नॉर्थ वाले के 2 पार्ट थे, साउथ वाले के दोनों पार्ट थे, इन सबको मिला के एक जो नाम दिया जाता है, उसी वजह से बोलते हैं ग्लोबल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। बात समझ में आ रही है। अब ग्लोबल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन का एक अपना पैटर्न है कि वो इसी पैटर्न पे चलता है। पहले क्या होता था कि हम लोग सोचते कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो को एक दूसरे से सेपरेट करते, उसको बोलते CAS सेंट्रल अमेरिकन सीवे बोलते थे, वो एक दूसरे से सेपरेट था। लेकिन अभी की नई स्टडी से पता चला है कि उनका क्लोजर हो रहा है, तो क्लोजर होने की वजह से इनके पाथ में भी कहीं ना कहीं डेविएशन हो रहा है। ये बेसिक सी न्यूज़ है, बस आपको जो मैंने बताया इतना ध्यान में रखना है कि अगर कहीं पे आ जाए कि नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर और अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, ये इनके फुल फॉर्म है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आप बता देना कि ग्लोबल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन से। एक बार इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा, समझ में आता है वेल एंड गुड है, नहीं समझ में आता है दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फॉर्म मी कि नहीं समझ में आया। फालतू के लिए टेंशन नहीं लेने से फ़ायदा, समझना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है।
आई होप चीज़ें क्लियर होंगी, नहीं है तो एक बार बताइएगा, मैं एक बार और इसको एक्सप्लेन कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ फिगर, अलग से वीडियो बना दूंगा। आगे बढ़ते हैं, हीट डोम। अगेन इसमें भी बहुत सारी चीज़ें, मैं ज़्यादा चीज़ों पे नहीं जाऊँगा, आपको एकदम सिर्फ क्रक्स बताने की कोशिश की जाएगी, इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। वेट सी, बहुत बहुत ध्यान से, अगेन इसमें मैं पूरा नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ जो लैंग्वेज में बता रहा हूँ उसको ध्यान में देखने की कोशिश करिएगा। आप लोगों ने ज़रूर बस ज़रूर जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो उसको ज़रूर पढ़िएगा, नहीं पढ़ रहे हैं तो नुकसान है, अपने आप को धोखा मत दो भाई, प्लीज़ 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 बेसिक चीज़ें ज़रूर पढ़ के जाओ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है। देख लो, जेट स्ट्रीम के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो मैं बेसिक से कुछ चीज़ें बता दूं कि जेट स्ट्रीम जो होती है वो अर्थ के सरफेस से 11 से 12 से 13 से 14 किलोमीटर ऊपर बहुत ही स्पीड में स्पाइरल मोड में मूवमेंट करती है, ऐसे चलती है, इस तरीके का उसका मूवमेंट होता है। क्लियर? अब होता है कि ये जो स्पाइरल मूवमेंट है, अब अगर किसी वजह, ध्यान रखना, सरफेस से कितना, 11 से 12 से 13 से 14 किलोमीटर, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से मेंशन है, ये स्पाइरल मूवमेंट होता है। अब मान लो कि अगर इसका स्पाइरल मूवमेंट थोड़ा सा धीरे हो जाए तो होगा क्या, अब जो इसका स्पाइरल मूवमेंट होगा वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक, थोड़ा सा सरफेस से करीब भी आ जाएगा। तो जेट स्ट्रीम का जब स्पाइरल मोमेंट कुछ इस तरीके से होता है और जेट स्ट्रीम किसी वजह से थोड़ा सा स्लो डाउन होती है, तो उसका एक जो पिच होता है, देख लो ना, ये डोम की तरीके से क्रिएट हो रहा है। ये वाला अगर रीजन आप देखो, मैं थोड़ा पेन चेंज कर दूं, तो ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो ना, ये थोड़ा सा हल्का सा पिच टाइप का लग रहा है, डोम टाइप का। अब क्या है, यहाँ पर वार्म एयर तो है ही एटमॉस्फेयर में, और ये अगर हॉट ओशन वाटर पे होगी तो यहाँ से एयर जो ऊपर की तरफ जाएगी, जनरली क्या होती है, गर्म एयर ऊपर की तरफ जाती है ना, तो गर्म एयर ऊपर की तरफ जा तो रही है, लेकिन वो ट्रैप है इसी रीजन में, डोम वाले रीजन। ये डोम क्यों बना हुआ है, यही जेट स्ट्रीम के फॉर्मेशन की वजह। तो यहाँ पर गर्म एयर ऊपर की तरफ नहीं बढ़ पाई, यहीं पर जाके स्टोर हो जा रही। तो ये जो अंदर का रीजन होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा, ये वाला जो रीजन होगा, यहाँ पर जो ग्रीन मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और इसी वजह से उसको इस समय जो यहाँ पर वेव चल रही होंगी उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हीट वेव बोल रहे हैं। इज दैट क्लियर? बेसिक्स है, बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं, इसको ध्यान में रखो। एक चीज़ मैं और दिखा रहा हूँ, वो देख लेना कि हीट डोम, मतलब सॉरी हीट वेव बोला, हीट डोम उसको बोलते हैं। अब देखो क्या है, हीट डोम होता है क्या है, हाई प्रेशर सर्कुलेशन इन एटमॉस्फेयर विच एक्ट्स लाइक अ डोम और कैप ट्रैपिंग हीट एट सरफेस एंड फेवरिंग हीट वेव फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो टिपिकली हीट डोम आर टाइड टू अ पैटर्न ऑफ जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम के पैटर्न से ही टाइड होते हैं। अब जेट स्ट्रीम क्या होती है, फास्ट इन हाई एटमॉस्फेयर जनरली रन टू वेस्ट टू ईस्ट, जनरली चलती है, नहीं जो जेट स्ट्रीम होती है जनरली वेस्ट टू ईस्ट चलती है, लेकिन ईस्ट टू वेस्ट भी चलती है, और इसी ईस्ट टू वेस्ट की वजह से हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन ईस्टर्न कोस्ट पर ज़्यादा आ रहे थे। फिलहाल जो जेट स्ट्रीम हमारी वेस्ट टू ईस्ट ऐसे चलती है, उसी में थोड़ा सा एक्सटेंशन होता है। नॉर्मली जेट स्ट्रीम हैज़ अ वेव लाइक पैटर्न meandering north and then south and then north again. When these meander in jet stream become bigger, मैंने क्या बोला, ये जो इसको क्या बोलते हैं, meander, जो सांप बनता है ना, इसको meander बोलते हैं। जब ये meander बड़ा हो जाए, वही तो लिखा है कि become bigger they move slower, वो slower move करने लगते हैं, and become stationary, और साथ ही साथ रुक भी आते हैं। अब यहीं पर रुक गए, अब जब मोटा हो जाता है आदमी, ठोस नहीं हो जाता, 2 मिनट आगे चलता है, फड़फड़ा गया, फड़फड़ा जाए, मरे जा रहे। तो यहाँ पे जेट स्ट्रीम के साथ भी यही हो गया। इसी वजह से बोलते हैं मजबूत रहो, हेल्दी रहो, ताकि भाग सको कस के, बहुत दूर अभी भागना है। मूव स्लोवर एंड कैन बिकम स्टेशनरी एंड रिजल्टिंग इनटू हीट डोम्स। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे चले तो यहाँ पे हीट डोम उन्होंने क्रिएट कर लिया। हॉट एयर इसमें टिपिकली ट्रैप हो जाती है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाती है, फला 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 फला। इज दैट क्लियर? बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। और भी अब ये तो कॉन्सेप्ट था, लेकिन न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ भी एक बार देख लो कि हीट स्प्रिंग एंटी साइक्लोन ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया हैज़ लेड टू अनयूजुअल हीट। अब देखो क्या होता है कि फरवरी में एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी, तो फरवरी में गर्मी पड़ने की वजह मेन क्या थी, वो यही हीट डोम था। इज दैट क्लियर? बाकी और सी चीज़ें पढ़ सकते हो, आगे बढ़ जाना, इंपॉर्टेंट होगी चीज़ें देख लेना, महाबकवास चीज़ है, इसको एक बार पढ़ लेना। हाँ, एक बार देख लो कि इन्फोक्रॉप सिमुलेशन मॉडल जो है वो, अरे यार इसमें पढ़ लेना, बस ये है, इसमें एक चीज़ ध्यान रख लो। इन्फोक्रॉप सिमुलेशन मॉडल क्या है कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी पहले तरह का ये कोई एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है जो कि क्वान्टिफाई करता है इम्पैक्ट ऑफ हॉट वेदर ऑन क्रॉप यील्ड,
कि मतलब जो अगर हॉट वेदर जब हो जाता तो उसकी वजह से क्रॉप यील्ड के ऊपर क्या असर पड़ता है, क्रॉप यील्ड बढ़ेगी घटेगी, क्यों बढ़ेगी क्यों घटेगी, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था किसने, IARAI ने, जिसको इन्फोक्रॉप सिमुलेशन मॉडल बोला जा रहा है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें 11 याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ध्यान में रखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ भी दोगे तो कोई हर्ज नहीं है। अब देखो नया शगुफा आया है कि जो अर्थ का इनर कोर है, अभी तक हम लोग क्या बोलते थे, क्रस्ट, मेंटल, कोर, और क्रस्ट के भी दो पार्ट, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, मेंटल के भी दो पार्ट, अपर मेंटल लोअर मेंटल, उसके बाद कोर के भी दो पार्ट, अपर कोर लोअर कोर। अब क्या हो गया, लोअर कोर में भी एक और कोर आ गया है, रिसर्च हुई, देख लो भैया क्या है कि डिस्कवर्ड ऑस्ट्रेलिया की किसी उसने बताया, नेशनल यूनिवर्सिटी ने, कि सॉलिड मेटेलिक बॉल इज डीप इनसाइड इनर कोर, मतलब इनर कोर के अंदर एक कोर, मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कोर है, तो कोर में ये हो गया अपर कोर, ये हो गया लोअर कोर, अब इसमें कहीं पे और है इनर कोर। तो इनर कोर के अंदर भी एक लेकिन ध्यान रखना वो सॉलिड है, इट इज सॉलिड ड्यू टू हाई प्रेशर डीप विद इन द अर्थ दैट स्टॉप आयरन फ्रॉम, मतलब कि इतना प्रेशर होने की वजह से जो अंडर का जो डीप इनर वाला बन रहा है वो क्या है आपका बहुत ही ज़्यादा सॉलिड, और उसमें सॉलिड फॉर्म में वो पाया जाता है। अब देखो यहाँ पर अगेन कुछ बेसिक फैक्ट हम आपको बता देना चाहते हैं कि बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ मैं फैक्ट बताऊंगा उसको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहली बात यहाँ पे ये पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीज़ें पढ़ लोगे, कि जो क्रस्ट होती है वो टॉप मोस्ट लेयर होती है और ये हमारी अर्थ की वॉल्यूम का 1% है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा, जो मेंटल होती है वो सॉलिड और प्लास्टिक लेयर ऑफ अर्थ है, मतलब कि हल्की सी ना ज़्यादा एकदम लिक्विड ना ज़्यादा एकदम सॉलिड, बीच का प्लास्टिक टाइप जैसे नहीं होता उस टाइप की है, और ये हमारी अर्थ की वॉल्यूम का 84% है। द पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो कोर है वो हमारी अर्थ का सबसे बड़ा पोर्शन है वॉल्यूम के हिसाब से, नहीं, कौन सा है, वो है मेंटल, मेंटल 84% है, क्रस्ट हमारा मात्र 1% है, और इसके ऊपर हम लोग बवाल करते हैं, इतू सा है, ठीक है, बाकी बचा हुआ हमारा क्या है, वो कोर है। अब देखो एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट और आता है कॉन्टिन्यूटी का, डिसकॉन्टिन्यूटी, सॉरी, डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि जब एक लेयर और दूसरी लेयर में गैप, जैसे क्रस्ट के बाद मेंटल आएगा तो वो रीजन जहां पर क्रस्ट और मेंटल की बाउंड्री है उसको हम लोग डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। तो इसी तरीके से कई तरह की डिसकॉन्टिन्यूटी, जैसे आपने मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी पढ़ी होगी, मोहोरोविक, इसी तरीके से कई हैं, रेपेटी, लेमन, है ना, गुटेनबर्ग, कई हैं, मैं उसके नाम लिखे दे रहा हूँ, शायद आप लोगों के काम आ जाए, क्योंकि ये जनरली आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन नहीं है, तो मैं इसका नाम लिखे दे रहा हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा काम आ जाए, और इसको आप लोग याद जरूर करिएगा, नॉर्थ मतलब कि सिंक्रोनाइज्ड ऑर्डर में याद करिएगा, मैं लिखे दे रहा हूँ, अभी आपको घबराइए नहीं, ठीक है। सबसे नंबर 1 पे आती है, सबसे नंबर 1 पे आती है कोना, रुक जाओ भाई, ठीक है, सबसे नंबर 1 पे आती है कोनार्ड। ये क्या काम ये करती है, ध्यान रखना, ये जो पाई जाती है, ये पाई जाती है अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट में, ठीक है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो आती है, दूसरे नंबर पे मोहोरोविक है, ये आती है, ध्यान रखना, क्रस्ट और मेंटल के बीच में। तीसरे नंबर पे आपकी आ रही है, तीसरे नंबर पे आपकी आ रही होती है रेपेटी, ये आती है अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में। किसके बीच में, अपर मेंटल और लोअर। दूसरा, चौथा आता है गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग आता है लोअर मेंटल एंड आउटर कोर, लोअर मेंटल एंड आउटर कोर में जो आती है, या मैं ऐसे बोलूं, गुटेनबर्ग को ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेंटल और कोर के बीच में कौन सी पाई जाती है, गुटेनबर्ग पाई जा रही है, मेंटल और कोर के बीच में कौन सी पाई जाती है, गुटेनबर्ग। और उसके बाद आती है सबसे लास्ट में, पांचवें नंबर पे आती है लेमन, लेमन ब्रदर्स नहीं है, लेमन आती है, वो किस पे आती है, आउटर कोर और इनर कोर। अगेन अगर इसमें आप लोगों को समझ में आ गया वेल एंड गुड है, लेकिन आप जाके इसकी एक इमेज भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो इंटरनेट में बहुत ईजिली आपको अवेलेबल हो जाएगी। इस क्लियर, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक, हाँ, मैमाथस क्लाउड। देखो जैसे कभी कभी पंडालों में शादी में गए होगे तो जब पंडाल लगता है तो उसमें जो छत होती है तो छत के ऊपर कभी कभी ऐसे झल्ले पड़े होते हैं, लाइक इस टाइप के आपने देखा होगा, ऐसे से कुछ पड़ा होता है, ऐसे से करके, ऐसे ऐसे करके। तो जैसे छत पे होता है ना, तो उसी तरीके से क्या होता है कि जब आपके जो क्लाउड होते हैं, क्लाउड भी आप लोग को पता होगा कि आप लोग को पता होगा डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्लाउड्स पाए जा रहे होते हैं, जैसे आपका सिरस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस, निम्बस। ये जो आपके क्लाउड्स होते हैं, इन क्लाउड्स में सबसे ज़्यादा जो कॉटनी वुल्फ वाले होते हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन। ध्यान रखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैमेटस क्लाउड क्या होता है ये पहले ध्यान में रख लो कि मैमेटस क्या है। कि रिसर्च में पाया गया कि जो क्यूमुलम्बस क्लाउड होता है, क्यूमुलम्बस क्लाउड में क्या होता है कि कॉटन टाइप का, जैसे कॉटन नहीं होती, जैसे रुई नहीं होती है, रुई टाइप के स्ट्रक्चर को क्यूमुलम्बस वाले स्ट्रक्चर कॉटन बोला जाता है। लेकिन जब ये इतने मैमथ हो जाए, बड़े बड़े हो जाए कि लटक रहे हैं, लग रहा है लटक रहे हैं ऐसे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैमेटस क्लाउड्स बोलते हैं। और मैमेटस क्लाउड जो है वो क्यूमुलम्बस क्लाउड में जनरली बन रहे हैं, लेकिन सिर्फ क्यूमुलम्बस में बनेंगे ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, निम्बस, स्ट्रेटस, इन सब में भी बन सकते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। आपका काम क्या है, क्लाउड्स के बारे में पता करो। तो क्लाउड्स के बारे में मैं यहाँ पर एक सीरीज लिखे दे रहा हूँ, इसके बारे में आप ज़रूर पता कर लीजिएगा। जैसे सबसे पहले सिरस है ना, क्यूमुलस, सिरस हो गया, यार गिरी जाता है, सिरस हो गया, क्यूमुलस हो गया, स्ट्रैटस, निम्बस। ये 4 मेन तरीके और इनसे भी अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो कहने का मतलब ये 4 तो आपको पता ही होने चाहिए। अगेन हाइट के हिसाब से होता है, सबसे हाइट पे सिरस वाला हो जाएगा, फिर क्यूमुलस उनके नीचे होता है, सबकी अलग अलग कुछ क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे बताऊंगा तो सिर्फ यही सब चलता रहेगा। आप ज़रूर एक बार पढ़ लेना क्लाउड्स के बारे में, चूँकि ये न्यूज़ में रहा है। इज दैट क्लियर? सबसे ऊपर क्या होता है, किसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, एक बार देख लेना, बस बहुत है। अब यहाँ पे देखो एक नई न्यूज़ आई कि न्यू प्लेटू टाइप डिस्कवर्ड फ्रॉम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से एक और प्लेटू का हमें जानकारी मिली है। अब यहाँ पे ये है हुआ क्या है, बाकी सब चीज़ें देख लेना। इसमें क्या हुआ है कि लो एल्टीट्यूड बेसाल्ट प्लेटू के बारे में पता चला। यहाँ पे एक लाइन देखो, बहुत ध्यान से देखना, क्रक्स में बता रहा हूँ अगेन। जो आपका जो वेस्टर्न घाट वाला जो रीजन है, जो महाराष्ट्र वाला रीजन है, मैं इसको अपने आप को आऊँ, जो महाराष्ट्र वाला रीजन है यहाँ पे देखना, दिस इज द 4th टाइप ऑफ प्लेटू। इस रीजन में जहां पर ये पाया गया वहां पर 4 टाइप के प्लेटू पाए जा रहे हैं। 3 कौन कौन से थे, हाई एंड लो लेटेराइट के हाई, देखो दो, एक है देखो, एक था लेटेराइट के प्लेटू थे जो कि हाई एंड लो था। दूसरा था आपका बेसाल्ट का हाई एल्टीट्यूड वाला तो था लेकिन लो एल्टीट्यूड वाला नहीं था, लो एल्टीट्यूड वाला मिल गया। अब ये जो अभी आपकी डिस्कवरी हुई है प्लेटू, 4 तरीके के प्लेटू की, चौथे तरीके के प्लेटू की वहाँ पे डिस्कवरी हो गई है। चौथे नंबर वाला कौन सा है, लो एल्टीट्यूड बेसाल्टिक प्लेटू पता चला है उस रीजन से। अब ये क्या है, लेटेराइट वाले में हम नहीं जाएंगे, बेसाल्ट क्या होता है उस पर भी नहीं जाऊँगा, कि एक तरह की इग्नियस रॉक के बारे में बात हो रही है। अब ध्यान रखो, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान में रखना कि जो ये प्लेटू है उसको रॉकी आउटक्रॉप के नाम से जाना जाता है। मतलब कि रॉकी आउटक्रॉप का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज लॉलीपॉप आपने देखी है, तो लॉलीपॉप एग्जैक्टली आप जब मुंह में उसको लिक करते हो, तो मुंह में जब रखते हो तो डंडी जो उसकी बाहर निकली हुई होती है तो उसको हम लोग आउटक्रॉप बोलते हैं। उसी तरीके से जैसे मान लो कि जैसे कोई कील है, तो कोई जो कील होती है, कील किसी दीवार में जब ठोको तो थोड़ी सी कील बाहर निकली जब रहती है ना, सपोज इतनी बड़ी कील आपने ठोकी है और ये आगे से इतनी सी कील जो निकली हुई है, ये आउटक्रॉप है। इसी तरीके से उस पूरे रीजन में, मान लो इतना बड़ा रीजन है, उसमें छोटा सा कोई रीजन बाहर की तरफ निकला हुआ था तो वो आउटक्रॉप कहलाता है। अब इससे बहुत सारी चीज़ें हमको पता चल जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर कोई पर्टिकुलर टाइप की सॉइल नहीं पाई जाती, कोई भी तरीके का वेदर नहीं होता, तो वहाँ पर लोग कैसे स्पीशीज़ कैसे वहाँ पर अपने आप को जीवित रख पा रही है, इन सब के बारे में रिसर्च होगी। यार फालतू पता नहीं क्या क्या करते हैं यार ये लोग, क्या पता कर लेंगे। फिलहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, चौथे टाइप का कोई भी प्लेटू महाराष्ट्र से मिला है, थाने वाले रीजन में, चौथे टाइप का। इसका मतलब 3 पहले मिल चुके थे,
3 का क्लासिफिकेशन, 4 का क्लासिफिकेशन 2 हिस्सों में हुआ है, एक है लैटराइट, दूसरा है बेसाल्ट। लैटराइट वाला हाई एल्टीट्यूड, लो एल्टीट्यूड, बेसाल्ट वाला हाई एल्टीट्यूड पहले हो चुका था, अब लो एल्टीट्यूड वाला मिल गया है। अब लो एल्टीट्यूड वाला जो मिला है वो जो टाइप है वो रॉकी आउटक्रॉप टाइप का है। रॉकी आउटक्रॉप टाइप क्या होता है कि जैसे अगर आप एक कील है वो किसी दीवार में आप ठोकोगे तो जो पोर्शन बाहर की तरफ रहता है उसको हम लोग आउटक्रॉप बोलते हैं। अब सपोज दैट इसको ऐसे अज्यूम कर लो कि बहुत बड़े से जमीन के रीजन के ऊपर जब वो बहुत छोटा सा कोई हिस्सा बाहर निकला हुआ तो उसकी खोज की गई है। बाकी बकवास क्या है आप पढ़ सकते हो, उसमें देख सकते हो। टेंशन नहीं, कोई परेशान होने की बात नहीं है ना, टेंशन नहीं लेते, एकदम मस्त रहो एकदम। आगे बढ़ते हैं ताकि जल्दी से टॉपिक को कंप्लीट करें। अक्षय कुमार भी है क्या? देखो एटमॉस्फेरिक रिवर स्टॉर्म क्या है? कुछ नहीं है एटमॉस्फेरिक रिवर स्टॉर्म, बस इतना ध्यान रखो। कहां पे हो रहा है? सब कैलिफोर्निया, अमेरिका में। देखिए, अ पावरफुल स्टॉर्म इज हेडिंग टुवर्ड्स कैलिफोर्निया थ्रेटनिंग द स्टेट विद फ्लडिंग, लैंडस्लाइड, हाई विंड एंड पावर आउटेज। देखो हो क्या रहा है कि जब एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर ट्रॉपिकल रीजन के बाहर हायर लैटिट्यूड पे जाता है, ट्रॉपिकल रीजन में हायर लैटिट्यूड के ऊपर जब वाटर वेपर पहुंच जाता है तो एक रिवर नुमा वो उसने शक्ल ले ली है। अब वो रिवर नुमा लिए पानी तो है भाई, कहीं ना कहीं तो वो ड्रॉप में कन्वर्ट होकर ज़मीन पे ही आएगा। तो इतना ज़्यादा हो गया कि उसका शेप जो है वो रिवर की तरफ है। अब उसका जो शेप है, उसका जो हेड है वो कैलिफोर्निया की तरफ है। इसकी वजह से सब परेशान है। तो उसको क्या बोले? एटमॉस्फेरिक रिवर। अब बोल रहे हैं कि अगर वो बरस गई तो उसकी वजह से स्टॉर्म आएगा। अब जब स्टॉर्म आएगा तो फ्लड आएगी, फ्लड आएगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही होंगी। बस सिंपल, आगे बढ़ो। राम सेतु, अक्षय कुमार, इतनी पिक्चर बनाते हुए लेकिन मजबूत। देखो राम सेतु का प्रोसेस क्या हो रहा है, कुछ न्यूज़ बहुत खास नहीं है। राम सेतु जिसको एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है ना, और बहुत सारी बातें हैं। क्या है देखो, इसकी लोकेशन देखो, ये वाला जो रीजन है, ये वाला कहीं ना कहीं ये एडम ब्रिज से, ये वाला बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसके ऊपर हम लोग को ध्यान में रखना है। देखो क्या है, कुछ एक बार पढ़ लेते हैं कि ये एक चेन ऑफ लाइम स्टोन शोज बिटवीन द पंबन आइलैंड और रामेश्वर आइलैंड। पंबन आइलैंड और देख रहे हो, ये पंबन आइलैंड दिख रहा है ये, और साथ ही साथ ऑफ कोस्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड द मन्नार आइलैंड ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका। ये जो कहाँ है? मन्नार आइलैंड, गल्फ ऑफ मन्नार है ना, ये जो मन्नार आइलैंड यहाँ पे लिख रहा है। तो ये वाला जो रीजन है इसके बीच में क्या है, एक ज्वाइंट है सब एक हिसाब से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो एक तरीके का ब्रिज बना हुआ है, और उसी को हम लोग राम सेतु भी बोलते हैं। अब हुआ क्या था कि सपोज अगर कोई आदमी केरला में है यहाँ से, अब केरला से उसको यहाँ पर करिकल तक पहुँचना है, तो अगर वो फिर क्या करेगा, चूंकि बीच में तो ये पड़ रहा है सिस्टम, तो वो क्या करता था, पूरा यहाँ घूम के पूरा ऐसे जाता था। अब हो क्या रहा था कि इसको यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक करके बताया जाए कि यहाँ से थोड़ा सा हिस्सा मिल जाए तो लोग यहाँ से निकल के यहाँ आराम से पहुँच जाएंगे, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन उसको स्टे कर दिया गया। अब स्टे क्यों कर दिया गया, उसके पीछे भी रीजन बहुत सारे दिए गए थे, वो अलग की बात है। अब रिसेंटली हुआ क्या है कि तमिलनाडु के असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अर्ज कर रही है कि भैया जो सेतु समुद्रम शिप कैनाल प्रोजेक्ट है उसको काम जो रुक गया था उसको फिर से रिज्यूम किया जाए। बस इसमें इतना ही ध्यान में रखना है। तो राम सेतु क्या है, एक ये ब्रिज है जो कि लाइमस्टोन का जनरली बना हुआ है, जो कि श्रीलंका वाला जो मन्नार का आइलैंड है, जो श्रीलंका के पास मन्नार आइलैंड है, उसके बाद जो पंबन आइलैंड, रामेश्वरम आइलैंड भी जिसको नियरली कभी कभी बोलते हैं, वहाँ पर उसके बीच में जो राम सेतु वहाँ पर से एक थोड़ा सा ब्रेक करके जगह बनाने की बात हो रही थी। तो उस बीच में पूरा पंबन आइलैंड और प्लस मन्नार वाले आइलैंड को ज्वाइन कर रहा है, और इसके बीच में से पहले क्या हो रहा था कि हल्का सा जगह दे के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच जाएंगे। लेकिन इस प्रॉब्लम को रोक दिया गया था। अभी रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने फिर से बोला है कि हम उसको फिर से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन बहुत सारी बातें हैं इसमें, आप उस पर पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, एक बार देख लेना समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्लेसेस इन न्यूज़ एक बार पढ़ना, डिटेल पे जाने की ज़रूरत नहीं है कि रटना बैठ गए। प्रीवियस ईयर पे फोकस करो, प्रीवियस ईयर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना आप लोग के लिए ज़रूरी है। रिपोर्ट लाइफ लेसन फ्रॉम इंडिया, बहुत अच्छी चीज़ है। लाइफ लेसन फ्रॉम इंडिया, इंडियन एनर्जी एसोसिएशन के द्वारा ये रिपोर्ट्स हैं, एक बार पढ़ना, याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप ध्यान रख सकते, मैं बता दे रहा हूँ, पूरा डिटेल नहीं करना है। ये वाली रिपोर्ट ज़रूर देख लेना। क्यों? बिकॉज इसमें जो इंडिया का जो लाइफ इनिशिएटिव है,
इंडिया का लाइफ इनिशिएटिव क्या है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने COP26 जो कि 2021 में हुई थी उसमें लाइफ प्रोग्राम को चालू किया था। इसमें क्या है कि हमें लाइफ अपनी इस तरीके से जीनी है, अपनी लाइफ के चीज़ों को इस तरीके से यूज़ करना है ताकि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो सके। तो उसके लिए एक मुहिम चली थी जिसको लाइफ मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे फैक्ट हैं क्योंकि इंडिया ओरिएंटेड है, इस वजह से इसके बारे में आप पढ़ लेना। क्लाइमेट इनइक्वालिटी इंडेक्स पढ़ लेना। ग्लोबल असेसमेंट ऑफ सॉइल कार्बन इन ग्रासलैंड, ग्रासलैंड में पाए जाने वाले सॉइल का जो कार्बन है उसके बारे में यहाँ पे बात हुई है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप ग्रास क्या पढ़ सकते हो एक्स्ट्रा, ग्रासलैंड। ऐसे हेडिंग लगा है ग्रासलैंड क्या होता है, तो आपको डिफरेंट तरह के कंट्री में ग्रासलैंड मिल जाएंगे। अब कुछ होते हैं सामान्य टाइप ऑफ ग्रासलैंड होता है, प्रेरीज होता है, और भी कई तरह के हैं, वो सब आप देख लेना। इमेज एक बार जरूर देख लेना, थोड़ा अंदाजा लग सकता है, बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अगेन क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स पूछा जा चुका है। अगेन इनकी कौन कौन पब्लिश कर रहा है ये ध्यान रखना। प्रीवियस ईयर, ये सबका आंसर प्रीवियस ईयर से मिलेगा। प्रीवियस ईयर यही है की, इसके ऊपर ध्यान दीजिए, बाकी सब कुछ हो जाएगा फ्री। अगेन रिपोर्ट्स है, इसको देख लीजिएगा। लद्दाख का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कहाँ पे खुला है, या ध्यान रखिएगा क्या नाम है, यायासो, लद्दाख का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट क्या है, सिक्योर हिमालय क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और UNDP फंड के साथ मिलकर फंड इसको कौन कर रहा है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट फैसिलिटीज को फंड कर रही है। इसका पर्पस क्या है, कंजर्वेशन करना, प्रोटेक्शन करना हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम ऑफ हिमालय का, और वो यहीं पर काम कर रहा था। उसी सिलसिले में यायासो जो लद्दाख का एक रीजन है उसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जा रहा है। यहाँ पे एक चीज़ आप कर सकते हो, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी के बारे में थोड़ा पढ़ लो, BMC जिसको बोलते हैं। BMC बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मत समझ लेना, ये बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है। मैंने इसको क्लासेस में करा दिया है, लेकिन एक बार जाके आप इसको पढ़ सकते हो किसी भी अच्छी टेक्स्ट बुक से, क्योंकि इसको पढ़ाने के लिए पूरी क्रोनोलॉजी के बारे में ध्यान करना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका ट्रांसलोकेट 12 चीते, अभी की न्यूज़ के हिसाब से अभी कुछ दिन पहले 1 या 2 चीते मर भी गए हैं, देख सकते हो। चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम देख लेना। कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमी का टॉपिक यहाँ पे कुछ कर दिया है, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये भी नीचे वाला टॉपिक भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इरेटा है, इरेटा को इरेटा कर लेना। अगेन कुछ बातें, बेसिक बातें जो हमेशा बोलता हूँ, ट्राई टू फोकस ऑन योर PYQ पे फोकस करिए, CSAT पे फोकस करिए और स्टैटिक पे फोकस करिए। ज़्यादा फैक्ट लेने की ज़रूरत एकदम नहीं है, बिकॉज कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। जो पेपर आता है वो प्रेडिक्टेबल पेपर है, वो आपकी जो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन से बस उसी से आएगा। ये सब कुछ नहीं आएगा कि हम कुछ नया पढ़ ले तो हमें कुछ नया मिल जाए, इसके चक्कर में अपना बेसिक भूल जाएंगे, PYQ भूल जाएंगे। ध्यान रखना, एज चाहिए, PYQ रखो और स्टैटिक को अपना ध्यान में रखो, बस। करंट अफेयर में हमेशा इंपॉर्टेंट वाली चीज़ों को रखोगे, अगर आ गया तो सब कर लोगे, नहीं आएगा तो कोई नहीं कर पाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, CSAT के ऊपर ध्यान दो। CSAT GS रखा रह जाएगा, कुछ नहीं होगा। CSAT के ऊपर ध्यान रखो। हम लोग ने आपकी मदद के लिए प्रीवियस ईयर PYQ सारे लगा दिए हैं, 2013 से लेके 2022 तक की पूरी सीरीज चल रही है। आप जाके उसको विजिट करो, चेक कर सकते हो। मैथ और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन उसमें करवाए जा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम हो सर को कमेंट भी कर सकते हो ताकि वो आपको बता भी सके। अगर कोई लखनऊ से है तो इंस्टीट्यूट पे आके विजिट भी कर सकता है ताकि उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। ज़्यादा टेंशन ना लो, ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स रहो, माइंड को चिल करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड करो, CSAT के ऊपर फोकस करो, स्टैटिक पे ध्यान दो। कोई नहीं रोक पाएगा तुम्हें। नो वन कैन स्टॉप यू अंटिल आप अपने दिमाग में कचरा मत भरो, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। डोंट वेस्ट योर एनर्जी, डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट कीप फोकस और उखाड़ के रखना एकदम। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।